नमस्कार विद्यार्थियों, अनिवार्य हिंदी की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे अनिवार्य हिंदी के गद्य भाग के एक महत्वपूर्ण पाठ हिंदी हमारी मातृभाषा है, जिसके लेखक मनहर चौहान हैं, जो 1960 के बाद के 60 के दशक के महत्वपूर्ण साहित्यकार, एक चर्चित कथाकार है, जिन्होंने कहानी, उपन्यास, निबंध आदि की रचना की है। इस पर हम चर्चा कर रहे थे और हम एक जो चर्चा पूर्व में कर चुके हैं उसमें मनहर चौहान के साहित्यिक जीवन पर विचार कर चुके हैं। इसके साथ ही इस पाठ के जो का मूल प्रतिपाद्य है, मूल भाव है, उद्देश्य है, उस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा कर चुके हैं। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि इस पाठ में यह जो रचना है यह एक व्यंग्य रचना है, जिसमें लेखक ने हमारी जो मातृभाषा हिंदी है, जिस भाषा का हम प्रयोग करते हैं, उसके प्रति हम उदासीन हैं। इसकी शुद्धता को लेकर हम उदासीन हैं। और इस उदासीनता में हिंदी के वर्तनी का जो स्वरूप है उसको बिगाड़ते हैं। कहीं मात्राओं की गलती है, कहीं बिंदी की गलती है, कहीं वाक्यों में गलती है। इस तरह से हिंदी एक मानक भाषा के रूप में स्थापित होने में जो दिक्कतें आती है उसको ये निबंध प्रकट करता है। हम दैनिक जीवन में भाषा का प्रयोग करते हैं। आधिकारिक रूप से हम राजभाषा के रूप में इसका प्रयोग करते हैं और साहित्य रचना करते हैं, और दैनिक व्यवहार में कई प्रशासनिक क्षेत्रों में और अन्य में जब हम हिंदी भाषा का लिखित में और मौखिक रूप में प्रयोग करते हैं तो उसमें कई तरह की वर्तनीगत शुद्धियाँ छोड़ देते हैं। यह हमारी भाषा के प्रति गंभीर स्थिति को नहीं दर्शाता, बल्कि लापरवाही को दर्शाता है, और जिसके कारण भाषा में कई सारी त्रुटियाँ बच जाती है, और ऐसी त्रुटियों के कारण कई बार अर्थ का अनर्थ हो जाता है। लेखक ने हमारी इस लापरवाह प्रवृत्ति के प्रति एक व्यंग्यात्मक रूप में इस रचना में भाव प्रकट किया है। और जो लेखक ने सबसे ज़्यादा जो फोकस किया है, सबसे ज़्यादा प्रकाश डाला है, वो हिंदी की मात्राओं को लेकर के डाला है, शिरोरेख को लेकर डाला है कि जो मात्राएं लगाते हैं वो आगे पीछे इस तरह से बदल देते हैं कि शब्द का अर्थ ही बदल जाता है, या कि जो हम शिरोरेख बांधते हैं उसको तोड़ देते हैं, और उसमें जो कि शब्द का अर्थ ही नहीं निकलता। लेकिन फिर भी हम, चूँकि ऐसी आदत पड़ गई है कि गलत लिखे हुए को भी हम सही मान लेते हैं और सही उच्चारण करते हैं, उसके प्रति विद्रोह नहीं करते, उसको गलती को सुधारने की कोशिश नहीं करते हैं। ऐसी जो भाषा के प्रति हमारी जो प्रवृत्ति है उसी को लेखक ने यहाँ पर व्यंग्य का निशाना बनाया है। जो हम पूर्व में जो चर्चा कर रहे थे उसमें लेखक ने मात्रा के प्रति हमारी जो उदासीनता है उसको लेकर व्यंग्य किया है। इसको लेकर के व्यंग्य किया है कि मादा, चूँकि लेखक व्यंग्य कर रहा है इसलिए वो कई सारे प्रसंग जोड़ देता है कि मात्रा उच्चारण की दृष्टि से स्त्रीलिंग है, और स्त्रीलिंग अर्थात मादा। लेखक कहता है कि मादाएं हमेशा आकर्षण का केंद्र हुआ करती है, लेकिन कैसी विडंबना है कि मादा होते हुए भी मात्रा की ओर किसी का आकर्षण नहीं है। अर्थात मात्रा के प्रति किसी का आकर्षण नहीं है, मात्रा के प्रति किसी का भी ध्यान नहीं है, जबकि हिंदी में मात्राओं का विशेष महत्व है, और उन मात्राओं के बिगड़ जाने से भाषा का स्वरूप भी बदल जाता है। और हिंदी की गाड़ी चल रही है, हिंदी की गाड़ी चलती रहती है, मात्राओं का अगर ध्यान नहीं दिया जाए तो भी हमारी गाड़ी चल रही है, लेकिन ये अंततोगत्वा किसी भी भाषा के लिए ठीक नहीं है। जब
सर जग गग छपता है, तब मैं समझ जाता हूँ कि यहाँ शेर जंग गर्ग छपा है। लेखक ने इस निबंध के शुरुआत में ही जिस शब्द से शुरुआत की थी उसी का जिक्र यहाँ पर कर रहा है, जो कि उनका मित्र है शेर जंग गर्ग। और उनकी रचनाओं में जो एक लेखक है, एक कवि है, उनकी रचनाओं में, उनके पतों में शेर जंग गर्ग की जगह सर जग गग छपा रहता है, लेकिन फिर भी किसी का ध्यान नहीं जाता और सब समझ जाते हैं कि ये शेर जंग गर्ग ही है। खुद लेखक भी इसके प्रति विद्रोह नहीं करता, इसको शुद्ध करने का प्रयास नहीं करता है और एक अंडरस्टूड मान लिया जाता है कि हाँ ये मेरा ही नाम है। और ऐसी प्रवृत्ति जब भाषा में बनने लगती है तो फिर भाषा का जो एक मानक स्वरूप है वह निखर करके सामने नहीं आता है। अशुद्धियाँ, अशुद्धि पर अशुद्धि चलती रहती है। मर्म की जगह मम, मीनी की जगह मान, दिल्ली की जगह दिल्ला, गेंदा की जगह गदा छपता है, तब भी मैं समझ जाता हूँ कि यहाँ क्या छपा है। अर्थात दिल्ला को हम दिल्ली पढ़ लेते हैं कि यह मात्रा से संबंधित गलती है, गेंदा को हम गदा को हम गेंदा समझ लेते हैं, संदर्भ के अनुसार उसका अर्थ लगा लेते हैं। तब लेखक कहता है कि मैं समझ जाता हूँ कि ये क्या छपा है और इसका मंतव्य क्या है, ये मूल और सही अर्थ, सही शब्द ये क्या है। छपा कुछ हो समझा कुछ जाए, यह परंपरा दिल्ली में खूब निभती है। अर्थात लेखक दिल्ली में रहता है और वहाँ पर वह दैनिक व्यवहार में, पोस्टर में, स्लोगन में, होर्डिंग पर ऐसा देखता है कि हिंदी का कितना जो कि बुरा हाल है, किस प्रकार से लोग हिंदी शब्दों के साथ छेड़छाड़ करते हैं, वर्तनी के साथ छेड़छाड़ करते हैं, मात्राओं के प्रति छेड़छाड़ करते हैं और कितने उदासीन हैं। ये दिल्ली में ये जो परंपरा है, ये मात्राओं के गायब करने की जो परंपरा है वो बड़ी धड़ल्ले से चलती है कि यह परंपरा दिल्ली में खूब निभती है। यहाँ के अधिकांश निवासी पंजाबी हैं। ये विक्स को विकस बोलते हैं, लक्स को लकस बोलते हैं, अशोक को शोकी कर देते हैं। क्या बोलते हैं? विक्स को विकस, लक्स को लकस, अशोक को शोकी मानते हैं। यदि आप हाथी जितने बड़े अक्षर में अशोक लिखेंगे तो भी वे उसे शोकी ही पढ़ेंगे। अर्थात हमारी ऐसी प्रवृत्ति है कि अगर किसी ने सही लिख दिया तब भी हम उसका गलत ही उच्चारण करेंगे, मात्राओं पर हम जरा सी भी गंभीरता नहीं दिखाते हैं। लेखक ने विक्स, लक्ष्य और अशोक के माध्यम से ये समझाने का प्रयास किया है। और हम भी अगर हमारे आसपास, हमारे दैनिक व्यवहार में शब्दों पर बहुत गहराई से ध्यान देंगे तो हम उनको कितना विकृत करके बोलते हैं यह हम सहज रूप से समझ सकते हैं इस प्रवृत्ति को। यदि आप हाथी जितने बड़े अक्षरों में अशोक लिखेंगे तो भी वे अर्थात दिल्ली वासी शोकी ही पढ़ेंगे। अशोक से बना, अब अशोक से शोकी कैसे हो गया? ये वर्तनीगत, उच्चारणगत अशुद्धता के कारण उसका जिक्र लेखक कर रहा है कि अशोक से बना अशोक, अशोक से बना अशोक, अशोक से बना अशोकी और अशोकी से हो गया शोकी। कि शब्द कहाँ से कहाँ पहुँच गया हमारी वर्तनीगत अशुद्धता के कारण। जब आप गदा छपने में गेंदा पढ़ सकते हैं तब दिल्ली वालों के मुंह से शोकी सुनकर अशोक क्यों नहीं समझ सकते? सुनना कुछ, समझना कुछ। इसका एक अमर उदाहरण इस प्रकार है। आपका शुभ नाम, आपका शुभ नाम लेखक बताता है मनहर चौहान। यहाँ पर भी लेखक लेखक अपने नाम का ही उदाहरण देता है
उनसे पूछते हैं ये आपका शुभ नाम क्या है। पहले तो शुभ में श की गलती कर दी, फिर देखते हैं नाम मनहर चौहार। चौहान को क्या बोल दिया? चौहार। क्या आप सिंचाई विभाग में काम करते थे? जी नहीं। क्या आपका नाम फिर आपका नाम नहर चौहान क्यों है? मनहर को यहाँ पर नहर कर दिया। आपने गलत सुना, मेरा नाम मनहर चौहान है। अच्छा जी, आपका नाम क्या है? मनोहर चौहान। फिर चौहान को क्या कर दिया? चौहान कर दिया। और मनहर को क्या कर दिया? मनोहर कर दिया। फिर लेकर कहता है जी नहीं, मनहर चौहान। यही तो कह रहा हूँ, मनोहर चौहान साहब। फिर लेखक कहता है कि जी नहीं, मनोहर चौहान नहीं, मनहर चौहान। कमाल करते हैं आप, यही तो मैं भी कह रहा हूँ, मनोहर चौहान। फिर गलत कर दिया। तो यहाँ पर कौन कौन से गलत हुए? पहले तो ये हो गया, फिर नहर कर दिया। अगर चौहान कर दिया तो नहर गलत कर दिया। फिर मनोहर गलत कर दिया। फिर चौहान गलत कर दिया। फिर लेखक अच्छी तरह से समझा करके कहता है कि मनहर चौहान। वह कहता है कि मैं यही तो मैं कह रहा हूँ। क्या कह रहा हूँ? ये कर दिया। मनहर का फिर मनोहर कर दिया और चौहान सही कर दिया। मनोहर चौहान नहीं, मनहर चौहान। ये फिर लेखक ने शुद्ध करके बताया है कि मेरा नाम मनोहर चौहान है। कमाल करते हैं आप, यही तो मैं भी कह रहा हूँ, मनोहर चौहान। अरे यहाँ भी गलत कर दिया। ये भी अब दोनों ही शब्द गलत कर दिए। मनोर नहीं, मनहर, मनहर। ये चौहान नहीं, चौहान, चौहान। लेखक सुनने वाले को अपने नाम के एक एक अक्षर को टुकड़ों में करके बताता है, फिर भी समझ में नहीं आता है। आगे देखते क्या होता है। ओह, अब समझा, मनहर चौहान। फिर गलत। फिर क्या गलत हुआ? ये मनोहर का मनहर का मनहर कर दिया, चौहान सही कर दिया। आप फिर गलत समझे, मेरा असली नाम तो है नर चौहान। लेखक को अब गुस्सा आ जाता है। देखिए जी, आप खाम खा तंग करते हैं। खाम का मतलब बे मतलब। आपने बेनहर फिल्म देखी है? जी नहीं। बोलिए बेनहर। लेखक फिर उसे शुद्ध करने का प्रयास करता है कि ये मेरे नाम को सही बोले। बेनहर, बेनहर। फिर हाँ, बेनहर। आप इसी लहजे में बोलिए, मेनहर, मेनहर, मेनहर। बस यही है मेरा नाम, मेनहर चौहान। लेखक अपने नाम को शुद्ध नहीं भुलवा पाता है। संघर्ष। फिल्म के इश्तिहार चूँकि अंग्रेजी में है, लेखक अब उस प्रसंग से दूसरे प्रसंग पर चलता है और यहाँ पर संघर्ष शब्द को किस प्रकार से एक फिल्म में गलत लिखा गया, लेखक ने उसको सही करने की लाख कोशिश की, लेकिन फिर भी जो फिल्मकार है, निर्माता है, वह कहता है कि यहाँ शब्दों का कोई महत्व नहीं है, पात्रों का महत्व है, विचारों का महत्व है। वो भाषा की बनावट पर गंभीर ही नहीं है और कहता है, देखिए, तो इस प्रसंग की चर्चा लेखक ने यहाँ पर की है। संघर्ष फिल्म के इश्तिहार चूँकि अंग्रेजी में है, मैंने पहली बार पढ़ा सुघुर्ष। समझ में नहीं आया कि माजरा क्या है, कि ये सुघुर्ष कौन सा शब्द आ गया। जब समझ में आया तो फैसला किया कि इस फिल्म को सिर्फ इसलिए नहीं देखूंगा कि मुझे सुघुर्ष यानी संघर्ष होता है। संघर्ष यानी संघर्ष होता है। बाद में जब भाई लोगों ने बताया कि इसका पात्र परिचय हिंदी में दिया गया है, तो मैंने फैसला किया, मैंने तो फैसले को की घोर उपेक्षा करके मैं फिल्म देखने गया।
पात्र परिचय सचमुच हिंदी में थे, हिंदी में था। कहीं कहीं हिंदी की मात्राएं गलत लगी हुई थी, बहुत अखरा, बड़ा तेज आया। घर लौटकर संघर्ष के निर्माता को मैंने एक करारी चिट्ठी लिख दी कि किस प्रकार से आपने शब्दों के साथ अन्याय किया है, वर्तनी को आपने तोड़ा है, मात्राओं को तोड़ मरोड़ करके लगाया है और हिंदी को शुद्ध करने के अभियान में लेखक जुट जाता है और वह क्या करता है, निर्माता को एक करारी चिट्ठी लिख देता है, कड़ी चिट्ठी लिख देता है, कड़ी शब्दों में चिट्ठी लिख देता है कि आपने पात्रों का नाम भी सही नहीं लिखा है। 10वें दिन निर्माता का उत्तर आया। उन्होंने अंग्रेजी में लिखा था। उसका हिंदी अर्थ इस प्रकार है, पात्र परिचय से अधिक महत्व संगीत का है, नाच और गाने का है, हंसी मजाक का महत्व भी पात्र परिचय से अधिक है। जब ये सभी चीज़ें गलत जगह लगी हुई थी, लेखक क्या कहता है, पात्र परिचय से अधिक महत्व संगीत का है, नाच और गाने का है, हंसी मजाक का महत्व भी पात्र परिचय से अधिक है, पात्र परिचय से अधिक है। जब ये सभी चीज़ें गलत जगह लगी हुई थी, फिर पात्र परिचय में यदि मात्राएं गलत लग जाए, पात्र परिचय में यदि मात्राएं गलत जगह लग गई तो कौन सा आसमान टूट पड़ा। लेखक के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया कि ये तो हिंदी के प्रति, भाषा के प्रति जरा सा भी गंभीर नहीं है। और ये और कहता है कि अगर मात्राएं गलत जगह लग गई तो इसमें कौन सी आपत्ति है, कौन सा आसमान टूट पड़ा। फिर देखते आगे लेखक क्या करता है। यह उत्तर पढ़कर मैंने मुट्ठियां भींची, क्रोध आया, दांत पीसे, कमरा बंद करके उछल कूद भी मचाई। लेकिन निर्माता बम्बई में था और मैं दिल्ली में था। जेठ युग में भी ये दुनिया कितनी बड़ी है, अर्थात उस तक प्रत्यक्ष रूप से पहुंच मेरे लिए असंभव सी थी। मैं वहां नहीं जा सकता था। निर्माता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, वो कोई सरकारी मशीनरी का अंग नहीं था। अगर सरकारी मशीनरी का अंग होता तो उसकी जवाबदेही निश्चित होती भाषा के प्रति। लेकिन यहाँ पर यह एक फिल्म निर्माता है और जिस पर किसी का कोई अंकुश ही नहीं है भाषा को लेकर के। सो मैंने उनसे लड़ाई बंद की और फिर से सोचने की कोशिश की। मैंने देश में आकर सोचा कि बम्बई की बात जाने दो, क्योंकि मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ और दिल्ली में भी हिंदी के प्रति, हिंदी भाषा के प्रति बड़ा अन्याय हो रहा है। तो मुझे यहीं से शुरुआत करना चाहिए, यहीं के आसपास के वातावरण की कमियों को देखना चाहिए और उसी को शुद्ध करने का प्रयास करना चाहिए, यही काम खूब होगा। मैंने देश में आकर सोचा कि बम्बई जाने की बात जाने दो, मुझे दिल्ली की सुध लेनी चाहिए, जहाँ की मैं इंदिरा गांधी के साथ रहता हूँ, अर्थात देश की राजधानी दिल्ली में रहता हूँ, जहाँ पर इंदिरा गांधी काबिज है। सुधार की शुरुआत हमेशा अपने घर से करनी चाहिए, अर्थात सुधार अगर व्यक्ति अपने आप से करे, अपने आसपास से करे तो उस ज़्यादा बेहतर है, ज़मीनी काम होगा। इस सिद्धांत को बल देने के लिए मैंने अपने घर का चप्पा चप्पा छान मारा। सिर्फ एक जगह थी जहाँ हिंदी गलत लिखी हुई थी। लेखक जब अपने घर में ही ढूंढने लगा तो वहाँ पर भी गलतियाँ दिख गई, जिस पर लेखक ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था और घर का चप्पा चप्पा छान मारा, तब वो गलती उनके पकड़ में आई। वो क्या थी? जहाँ हिंदी गलत लिखी हुई थी और उसका दोषी मैं खुद था, यानी कि लेखक मनहर चौहान खुद उसके दोषी थे। हास्य रस की एक पत्रिका उसके प्रकाशक द्वारा मुझे मुफ्त भेजी जाती थी, यानी कि फ्री में भेजी जाती थी हर महीने। उसका नया अंक अभी मैंने लिफाफे में से निकाला भी नहीं था। लिफाफे पर मेरा नाम इस प्रकार से लिखा हुआ था, ये बड़ी विडंबना की बात है। क्या लिखा हुआ था? मनोहर चौहान। मनहर का क्या लिखा हुआ था? मनहर का क्या लिखा हुआ था? मनोहर। और चौहान की जगह क्या लिखा हुआ था? च आधा व हा और अना। एक तो व अलग से मिला दिया, न अलग से मिला दिया। मैंने नाम और पता लाल स्याही से काटकर
ऊपर लिखा यह आदमी मर चुका है, और उस प्रेषक को वापस भेज दिया। उसे प्रेषक को पास कर दिया, यानी कि उस लिफाफे को बिना खोले ही ऐसे के ऐसे ही उसके पास भेज दिया। लेखक को बड़ा गुस्सा आया था कि मेरा नाम ही गलत लिखा हुआ है, और मुझे अगर हिंदी को शुद्ध करने का अभियान, वर्तनी की शुद्धि का अभियान चलाना है तो मुझे अपने घर से ही इसको की शुरुआत करना चाहिए। और लेखक ने वहाँ लिख भेजा कि इस नाम का कोई आदमी यहाँ रहता ही नहीं है, ये आदमी मर चुका है, और लेख संपादक के पास, प्रकाशक के पास उसे वापस भेज देता है। बीवी को उसी वक्त बुलाकर मैंने कहा इसे डाक में डाला। उस पत्रिका का जो लिफाफा था उसको, उस पर क्या लिख दिया उन्होंने कि यह आदमी मर चुका है, और अपनी पत्नी को कह दिया कि इसी लिफाफे को आप डाक में डालाइए। बीबी ने लाल स्याही में लिखे अक्षरों पर जो ही नज़र डाली वो बुरी तरह से बरस पड़ी। गुस्सा आ गया। क्यों गुस्सा आया था? आपको शर्म नहीं आती मेरे सुहाग के साथ खिलवाड़ करते हुए कि आपने इसमें लिख दिया कि ये आदमी मर गया है? ऐसा भी कोई लिखते हैं? ये अशुभ बात है। मनोहर चौहान तुम्हारा पति नहीं है, अर्थात मेरा नाम, मैं आपका पति हूँ और मेरा नाम मनोहर चौहान है और इसमें गलत लिखा हुआ है। ठीक है, ये तो आदमी मैं नहीं हूँ, मैंने डपट कर कहा। लिफाफा उसके हाथ से छीना और स्वयं जाकर लाल डिब्बे में डाला, यानी कि पोस्ट ऑफिस के बॉक्स में डाला। उसी दिन शाम को कीर्ति नगर के नक्शे पर मेरी निगाह पड़ी। कीर्ति नगर दिल्ली का एक नगर है जिसका नगर पर मैं होर्डिंग और उस पर नक्शा लगा हुआ था। लेखक की उस पर नज़र पड़ती है और इस शब्द कीर्ति नगर के संदर्भ में लेखक ने विस्तार पूर्वक वर्णन किया है कि मैंने इस कीर्ति नगर में जो गलती उन लोगों ने, नगर प्रशासन के लोगों ने जो की, उसको सही कराने में कितनी चिट्ठियां लिखी, लेकिन अंततः मुझे हार माननी पड़ी। अर्थात हिंदी भाषा के प्रति, हिंदी भाषा की वर्तनी के प्रति हम कितने लापरवाह हैं, इस बात का जीता जागता जो सबूत है, जो नमूना है, वह कीर्ति नगर और मेरे बीच में हुए संघर्ष से देखा जा सकता है। लेखक ने जिद करके बार बार जो कि पत्र व्यवहार किया, लेकिन कीर्ति नगर सही नहीं हुआ। कभी कीर्तन नगर कर दिया जाता है, कि फिर कभी कीर्ति नगर कर दिया जाता है, और लेखक इस प्रकार से परेशान सा हो जाता है। उसी का जिक्र लेखक ने यहाँ पर किया है कि उसी दिन शाम को घर का काम तो लेखक ने पूरा कर लिया और अपने आप को मरा हुआ बता दिया और डाक वापस भेज दी। अब लेखक का पल्ला पड़ता है दिल्ली के कीर्ति नगर के एक नक्शे को लेकर के, होर्डिंग को लेकर के, कि उसी दिन शाम को कीर्ति नगर के नक्शे पर मेरी निगाह पड़ी। निगम द्वारा दिल्ली के प्रत्येक नगर में खूबसूरत नक्शे लगाए जा रहे हैं ताकि आने वालों को अपने शत्रु या मित्र का ठिकाना ढूंढने में आसानी रहे। कीर्ति नगर का नया नक्शा 2 सप्ताह पहले ही लगा था। मैंने देखा अंग्रेजी में तो कीर्ति नगर बिल्कुल सही लिखा हुआ था, मगर हिंदी में कीर्ति नगर के बजाय क्या लिखा हुआ था? कृति नगर। ती पर बड़ी ई की मात्रा, कै पर छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा नहीं, कै पर छोटी ई की मात्रा लगी हुई है और ती पर बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है, और रै का नीचे रेफ कर दिया है। मगर हिंदी में जो लिखा हुआ था, अंग्रेजी में तो लोग शुद्ध लिख देते हैं, लेकिन हिंदी में लिखने में कई गलतियां छूटते हैं। कीर्ति नगर लेखक के लिए बड़ा सिर दर्द हुआ, मेरा रोम रोम सुलग उठा। उस अशुद्धता को देख करके मुझे बड़ा गुस्सा आया। उसी समय घर जाकर निगम के जनसंपर्क अधिकारी के नाम भर्त्सना का एक लंबा पत्र लिख डाला उसकी बुराई में कि आपने क्या से क्या कर दिया, इस कीर्ति नगर के नक्शे में अशुद्धि करके लाल डिब्बे में अपने हाथ से डाला
अहो भाग्य, जनसंपर्क अधिकारी ने शुद्ध हिंदी में मुझे उत्तर दिया। लेखक कहता है शुद्ध हिंदी में, व्यंग्य करके। अच्छा हुआ कि अंग्रेजी में नहीं आया, नहीं तो यहाँ पर हिंदी से ज़्यादा लोग अंग्रेजी को महत्व देते हैं। लेकिन लेखक कहता है कि मेरा ये भाग्य है कि उन्होंने मुझे हिंदी में उत्तर दिया। ध्यान आकर्षित करने के लिए आपका आभार। हम शीघ्र ही उक्त शब्द को सही करने के लिए कर्मचारी रवाना कर रहे हैं। वो पत्र लिखते हैं कि आपने इस गलती के प्रति, इस अशुद्धि के प्रति हमारा ध्यान आकर्षित किया। आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। और कहते हैं कि हमने आपके कहे अनुसार इस गलती को सुधारने का हम प्रयास कर रहे हैं और वहाँ पर आदमी भेज रहे हैं। हम शीघ्र ही उक्त शब्द को सही करने के लिए कर्मचारी रवाना कर रहे हैं। कुछ दिनों बाद मैंने खास जांच करने के लिए ही नक्शे के पास जाकर देखा कि मेरी चिट्ठी का कितना प्रभाव पड़ा और उन्होंने इसे सही किया या नहीं किया, और सही किया है तो कैसे किया है। तो नक्शे के पास जाकर के उन्होंने देखा, अब कीर्ति नगर नहीं लिखा हुआ था, सुधार लिया गया। जो शब्द मेरी ओर देख कर मुस्कुरा रहा था, यानी कि उन्होंने कोई नया ही शब्द बना दिया और उस गलती में और दूसरी गलती कर डाली। उसे तो पढ़ना ही असंभव था। जरा आप पढ़कर बताइए। कीर्ति नगर घोषणा, इस शब्द को कोई नहीं पढ़ सकता। यदि आप इस शब्द को पढ़ लें तो जान जाइए कि आपकी हिंदी बहुत अच्छी है। मैंने जनसंपर्क अधिकारी को फिर एक चिट्ठी लिखकर सूचित किया कि सही शब्द कीर्ति नगर नहीं, इस शब्द को इसका उच्चारण ही बड़ी मुश्किल से होगा। जैसा कि लेखक ने हमें चुनौती दे दी है। रे की जो मात्रा है यह गलत जगह पर लगा दी। रे की मात्रा त के ऊपर लगती, जो उन्होंने क के ऊपर लगा दी। अब इसको पढ़ने में कैसे पढ़ा जाएगा? कीर्ति नगर। तो लेखक ने कहा कि ये कीर्ति नगर है, कीर्ति नगर नहीं है, इसको तो कोई पढ़ ही नहीं सकता। आपने जो शुद्ध किया है वो शुद्ध नहीं बल्कि गलत है। अधिकारी महोदय ने उत्तर दिया कि पुनः ध्यान आकर्षित करने के लिए पुनः धन्यवाद, हम पुनः अपना कर्मचारी भेज रहे हैं। लेखक ने पत्र लिखा तो उन्होंने पुनः उसे सही करने के लिए भेजा। अब सही किस रूप में करते हैं? किधर की मात्रा किधर लगाते हैं, आगे लगाते हैं, पीछे लगाते हैं, या की मात्रा को ही गायब कर देते हैं। और अपनी हिंदी के प्रति जो लापरवाही है, वर्तनी के प्रति, शुद्ध वर्तनी के प्रति कितने सजग है या कितने लापरवाह है, इसका प्रमाण हमें अगले वीडियो में मिलेगा कि वह कीर्ति नगर के नक्शे के साथ, कीर्ति नगर शब्द के साथ क्या करते हैं, कौन सी मात्रा उड़ाते हैं, कौन सी पाई उड़ाते हैं, कौन सा जो शिरोरेख उड़ाते हैं, आगे की मात्रा पीछे, पीछे की मात्रा आगे, ऊपर की मात्रा नीचे, नीचे की मात्रा ऊपर, किस प्रकार से वो उस शब्द के साथ खिलवाड़ करते हैं लेकिन सही नहीं कर पाते हैं। इसका जिक्र हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।